नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल आज 2 मार्च हो गया, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया में छाए अरविंद केजरीवाल। किसान कानूनों को कहा था डेथ वारंट, अब पाकिस्तान ने उठाया मुद्दा और भारत को बदनाम करने की शुरू की साजिश। क्या केजरीवाल पाकिस्तान के क्या हैं संबंध, जी इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल भारत में वैक्सीन कंपनियों पर चीन का साइबर हमला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को बना रहा है बार बार निशाना। बड़ी खबर निकल के आ रही है साइबर अटैक के जरिए। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन अब दूसरी तरीके से भारत के खिलाफ रच रहा साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल मुंबई बिजली कटौती के बीच ये सरकार का ऐलान है, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच नेपाल में 7 मार्च को होगा केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच शक्ति प्रदर्शन। तो वहीं उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार नरसंहार के चलते चीन की जिंजियांग में जन दरबार जनसंख्या में भारी गिरावट। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया 2024 के चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, कहा इस बार सत्ता में मजबूत और दमदार वापसी करेंगे। तो दोस्तों पूरे देश भर में टीकाकरण लगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देश के तमाम गणमान्य ने लगवाया टीका। तो जिहादी ओवैसी ने खड़े कर दिए सवाल, कहा आखिर पीएम मोदी ये वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया में छाया अरविंद केजरीवाल। किसान कानूनों को कहा था डेथ वारंट, अब पाकिस्तान की मीडिया ने केजरीवाल को बताया हीरो। किसानों के मुद्दे पर भारत को घेरा केंद्र, दुनिया भर में अब भारत की बदनामी कर रहा पाकिस्तान केजरीवाल के इस बयान को लेकर। अब आप समझिए कि केजरीवाल पाकिस्तान में क्यों चल रहे हैं, आखिर क्या संबंध है, और किसान के कानूनों को लेकर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को अब पाकिस्तानी मीडिया प्रमुखता से दिखा रही है, जिनमें अरविंद केजरीवाल केंद्र के 3 कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया था। पाकिस्तान की सरकारी रेडियो चैनल रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को प्रमुखता से छापा है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यूपी के मेरठ में किसान कानूनों को लेकर ये बयान दिया था। रेडियो पाकिस्तान ने केजरीवाल के उस बयान को भी प्रमुखता से भी दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि फिलहाल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मेरठ में एक किसान महापंचायत में भाग लिया है और किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने किसान कानूनों को किसानों का डेथ वारंट तक कह दिया था। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने मुद्दे को उठा लिया है और दुनिया भर में भारत की बदनामी कर रहा है। यानी अब आप समझिए कि देश के विपक्षी नेताओं ये पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि विपक्षी नेता ही पाकिस्तान को बैठा बैठाया मुद्दा दे रहे हैं, वरना पाकिस्तान में दम नहीं कि भारत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। अब इन विपक्षी नेताओं की केवल जुबानी की वजह से भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। अब आप समझिए, अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि केजरीवाल के संबंध पाकिस्तान से क्या हैं, आखिर पाकिस्तान में केजरीवाल क्यों छाए हुए हैं। और अब आप समझिए कि अगर केजरीवाल पाकिस्तान के प्यारे हैं तो देश के लिए क्या घातक नहीं होंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, भारत में वैक्सीन कंपनियों पर चीन का साइबर हमला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को बना रहा है निशाना बार बार। जी हाँ, सीमा पर घुसपैठ में नाकाम कर रहा चीन अब भारत पर साइबर हमलों को अंजाम देने में जुट गया है। चीन प्रायोजित हैकर्स के ग्रुप ने भारत में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक के IT सिस्टम को हाल के कुछ सप्ताह में निशाना बनाने की कोशिश की है। साइबर इंटेलिजेंस फर्म ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। दुनिया को कोरोना संक्रमण देने वाला चीन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि फिलहाल भारत इस बीमारी के खिलाफ जंग में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। वो वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी भारत से काफ़ी पिछड़ चुका है। भारत दुनिया में बिक्री होने वाले कुछ कुल टीकों का 60% से अधिक उत्पादन करता है। दरअसल ग्लोडमैन समर्पित और सिंगापुर टोक्यो आधारित कंपनी ने कहा है कि फिलहाल चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप, जिन्हें स्टोन पांडा नाम से भी जाना जाता है, ने भारत बायोटेक और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में
कुछ कमजोरियों की पहचान की है। इसके साथ उन्होंने हैकिंग की कोशिश की है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद बड़ी खबर है और चौंकाने वाली भी खबर, क्योंकि चीन की चाल लगातार जारी है। हालांकि भारत के वैज्ञानिकों ने उसको पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत, कहा 2024 में लड़ेंगे चुनाव, बनाएंगे सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में संकेत दे दिए हैं कि वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने की अपील करते हुए बाइडेन प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल बाइडेन प्रशासन के महज 1 माह के कार्यकाल में उनका देश अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका लास्ट बन गया है। 76 वर्षीय ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कॉन्फ्रेंस में इसके पर्याप्त संकेत भी दिए। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। मुंबई बिजली कटौती में बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में 7 मार्च को होगा केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच शक्ति प्रदर्शन। दरअसल नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई का फैसला अब संसद में होगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 7 मार्च को संसद के निचले सदन का सत्र बुलाया। हाल ही में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने निचले सदन को भंग करने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटने की ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने 13 दिन के अंदर सत्र बुलाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार नरसंहार के चलते चीन के जिनजियांग में जन्म दर जनसंख्या में भारी गिरावट। चीन के जिनजियांग प्रांत में जन्म दर तेजी से घट गई है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार और मानवाधिकारों हनन के मामले सामने आते रहे हैं। जन्म दर और जनसंख्या घटने की बात चीन के सरकारी आंकड़ों से निकल कर आई है। इधर ब्रिटेन के नेताओं और शिक्षाविदों ने शिनजियांग में हो रहे अत्याचार के संबंध में चीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। उधर हांगकांग से की प्रेस में दी गई जानकारी के मुताबिक शिनजियांग में पिछले 2 साल में जन्म दर में 2/3 की कमी भी आई है। इस बीच आपको बता दें कि ज्ञात हो कि चीन पर ये आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि वो शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के साथ ही नरसंहार कर रहा है। उसकी पहचान मिटाने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। घटते जन्म दर के आंकड़े इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपको बता दें फ्रांस से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार, सुनाई गई 1 साल कैद की सजा। जी हां, फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को कदाचार के मामले में दोषी पाकर अदालत ने उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस बीच सार्कोजी को एक न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में दोषी पाया गया। अदालत के फैसला फ्रांस के राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका है। सार्कोजी ने पूरे 5 साल दुनिया के मंच पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था। मामले में सजा सुनाने वाली महिला न्यायाधीश ने कारावास की 2 साल की अवधि निलंबित कर दी। अदालत ने सार्कोजी को अधिकार दिया है कि वो अपनी 1 साल की सजा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर आवास में काटने की अर्जी दे सकते हैं। इस अर्जी पर अन्य न्यायाधीश फैसला लेंगे। तो दोस्तों ये फ्रांस में एक तरीके से बड़ा फैसला। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत देश के तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने लगवाया टीकाकरण करवाया कोविड-19 के। वैज्ञानिकों ने कहा 6 महीने में हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। इस बीच कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका और 60 साल से ज़्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को इस चरण में टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही निजी हॉस्पिटलों में भी लोग टीका लगवा पाएंगे और इसी की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज भी लिया था। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी डोज लिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की फिर जहादी भाषा, बोले मोदी सरकार बताए कोविशील्ड वैक्सीन 64 के ऊपर वालों के लिए क्या कम असरदार है। जी हाँ, अब सवाल इस तरीके से पूछे जाने लगे। दरअसल AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा है कि फिलहाल देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर सबको बताया है कि देश में सभी को वैक्सीन लेनी है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर ओवैसी ने कहा है कि कंपनी खुद
कहती है कि ये वैक्सीन 18 साल से 64 साल की उम्र वालों के लिए अच्छी है। 64 साल से ऊपर की आयु वालों पर वैक्सीन इतनी प्रभावी नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो बात है क्या ये सच है। पीएम मोदी ने जो वैक्सीन ली है क्या वो कोवैक्सीन है? सरकार इसे असमंजस में क्यों डाल रही है? तो यानी इस तरीके की भी सवाल पूछे जाने लगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, बंगाल में पीरजादा की आईएसएफ से गठबंधन पर अब कांग्रेस पार्टी में ही रार मच गई है। आनंद शर्मा ने उठा दिए हैं सवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ हाल ही में नवगठित आईएसएफ के साथ भी गठबंधन कर लिया है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस के बागी नेताओं के गुट के प्रमुख चेहरे आनंद शर्मा ने भी इस गठबंधन को पार्टी के मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवाद धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवाद धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, और इस मुद्दे को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि फिलहाल सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है और ये अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों कहीं न कहीं तरीके से टकराहट बढ़ रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल हुई बांग्ला फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस शराबरी चटर्जी। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद मशहूर बंगाली अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल सोमवार को उन्होंने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। बताया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार भी होंगी। दिलीप घोष ने कहा है कि फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम शरावती चटर्जी की हमारी पार्टी में स्वागत करते हैं। शरावती बंगाली फिल्में की मशहूर अदाकारा हैं और कई हिट फिल्में भी कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में दामन थामना कहीं न कहीं तरीके से बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल प्रशांत किशोर पंजाब में कैबिनेट मंत्री, महज ₹1 होगा वेतन। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि फिलहाल प्रशांत किशोर टोकन मनी के रूप में महज ₹1 वेतन लेंगे। हालांकि उन्हें बंगला, दफ्तर, टेलीफोन सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही सीएमओ की ओर से यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से जारी सेवा शर्तों में बताया गया है कि प्रशांत किशोर का कार्यकाल अमरिंदर सिंह के पंजाब सीएम के रूप में कार्यकाल के बराबर होगा। उन्हें एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क और 2 चपरासी दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके से दोस्तों बड़ा ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 बहुमत से पारित। जी हाँ, यूपी गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को यूपी विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया है। इस दौरान बसपा, सपा और कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि फिलहाल इसमें व्यवहारिक कठिनाई भी है, जिसके कारण विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये विधेयक सिर्फ 2 जिलों में ही लागू होगा। विधेयक के एक प्रावधान पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर 25 से 30 साल सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी उनसे जूनियर होते हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल भगवान राम को लेकर बीजेपी सांसद ने भरी सभा में कह दी बड़ी बात। कहा मुसलमानों ने भी देना शुरू कर दिया है चंदा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी दान में देने में किसी से पीछे नहीं है। दरअसल रविवार को यूपी के बहराइच उधमपुर में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और इस बीच उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अब बड़ी संख्या में हमारे पूर्वजों का धर्मांतरण कराया गया। जो हिंदू थे उन्हें मुस्लिम बनाया गया, लेकिन अब वही मुस्लिमों धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तन, उनका रूपांतरण हो रहा है और अब वो तेजी के साथ वो लोग चंदा दे रहे हैं ऐसे लोग। तो ये बातें उन्होंने कही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।